नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं और इसके अलावा चर्चा में इस हफ्ते जो सुर्खियां रहीं, जो बड़ी खबरें रहीं, उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध होंगी ऑनलाइन जूम पर स्मिता शर्मा। स्मिता को आप लोग लगातार चर्चा में सुनते रहते हैं। स्वागत है स्मिता। बहुत शुक्रिया अतुल और सभी दर्शकों को। चूंकि इंडिपेंडेंस डे के पहले मुलाकात नहीं हुई थी, तो एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उसके ऊपर भी थोड़ा बात करेंगे आज। और स्टूडियो में हमारे साथ हमारे दो साथी शार्दुल और अवधेश, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। हेलो। हमारे साथ जुड़े हैं नवीन कुमार। नवीन आर्टिकल 19 के संपादक हैं, पत्रकार हैं और बहुत ही लोकप्रिय उनका यूट्यूब चैनल है आर्टिकल 19 नाम से। स्वागत है नवीन आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल। इस हफ्ते जो बड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं चर्चा की, उसके बारे में शार्दुल एक बार जल्दी से आप हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को अवगत कराएं। इसके बाद हम विषयों की बातचीत शुरू करेंगे आगे। इस हफ्ते बहुत सारी सुर्खियां रहीं, लेकिन कम करके हमने उन्हें फटाफट संकलित कर लिया है। मैं फटाफट बताता चलता हूँ। सबसे पहले जनता से जुड़ी हुई खबर, राजनीतिक तो काफ़ी सारी है। भारी बारिश ने उत्तर भारत के दोनों पहाड़ी राज्यों में तबाही मचाई हुई है। बीते हफ्ते काफ़ी बरसात हुई, उसमें उत्तराखंड में 3-4 लोगों के मरने की खबर है और हिमाचल प्रदेश में अभी तक 74 लोगों के मरने की पुष्टि हो गई है। कई लोग अभी भी लापता हैं। इससे जुड़ा हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट भी है, जो कि हिमाचल की जो पूरी प्राकृतिक आपदा है, जो त्रासदी चल रही है वहाँ पर, उससे जो हुई जनहानि है उसको कवर कर रहे हैं हमारे सहयोगी हृदय जोशी। इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को आप अपनी मदद दें, जल्द से जल्द पूरा करने में हमारा सहयोग दें। तो इन दोनों राज्य की एजेंसियों के अनुमानों के मुताबिक उत्तराखंड में अभी तक इस मौसम में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जान माल की हानि हो गई है और हिमाचल प्रदेश में नुकसान का आंकड़ा करीब 10,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस आपदा को एक पर्वतीय चुनौती बताया, माउंटेनस प्रॉब्लम। मंगलवार को ये भी बात चल रही है कि अब इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाया जाए केंद्र सरकार से और केंद्र सरकार उसको बड़े पैमाने पर राहत का कार्यों में मदद करे। हालांकि अभी तक ये केंद्र की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो मतलब अभी बयान दिए गए हैं बस, लेकिन वो तो राष्ट्रीय आपदा तो कर ही देना चाहिए जब इतनी बड़ी आपदा है। हिमाचल प्रदेश में खास तौर से, जैसा आपने कहा, हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस था, सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया 10वीं बार। उन्होंने भाषण में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, एक बात और कही कि 10वीं बार मोदी सरकार, इसके बाद भी 11वीं बार। वो तो हम बात करेंगे, मैं इसलिए बिल्कुल ट्रिम करके लाया था हेडलाइन। राइट। भाषण में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण की बात ज्यादा की, आने वाले चुनावों का जिक्र किया, अपनी संभावित जीत का भी। जैसा मैंने कहा, आज हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार की बात की तो उससे भी जुड़ी 1-2 खबर आई। सीएजी ने आयुष्मान भारत का ऑडिट किया था और उसने पाया कि करीब 3,446 मृत मरीजों के इलाज के लिए 6.97 यानी लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए सरकार की ओर से। और सीएजी ने पाया कि ये मृत दिखाए हुए लोगों के इलाज उनके मरने के बाद भी अकाउंट्स में जारी रहे और पैसे दिए जाते रहे। इसमें एक रोचक बात यह भी है कि इस पूरे आंकड़े में पूरे देश में ये हुआ, इसमें सबसे पहले नंबर पर केरल था, जिसमें सबसे ज्यादा मरीजों के साथ ऐसा हुआ। मृत लोगों के इलाज में। हाँ। पहले दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश था और तीसरे में छत्तीसगढ़ था। सब मिले। भ्रष्टाचार से जुड़ी एक और खबर मध्य प्रदेश से थी, जहां राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ और कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य में ठेकेदारों के एक समूह है उसके आरोपों को ट्वीट किया। ठेकेदारों का आरोप है कि उन्हें ठेके दिए जाने के एवज में 50% कमीशन देना पड़ता, रिश्वत देनी पड़ी। कमीशन तो फिर भी लीगल होता है, उन्हें रिश्वत देनी पड़ी। कमलनाथ ने और प्रियंका गांधी ने इन आरोपों को ट्वीट किया था। तो उसके बाद राज्य की पुलिस तुरंत हरकत में आई और 41 जिलों में उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। एक्चुअली इसके पीछे दोनों पार्टियों की जो इनसिक्योरिटी है वो मैं बता दूं आपको। जो कर्नाटक का चुनाव हुआ, आपको याद होगा, तो कर्नाटक में एक कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या कर ली थी और सुसाइड नोट में ये लिखा था कि यहाँ पर एक
एक सिस्टम बन गया है, व्यवस्था बन गई जिसमें 40% कमीशन दिए बिना, घूस दिए बिना नेताओं को काम नहीं होता। भाजपा के उप मुख्यमंत्री, हाँ, भाजपा के नेताओं को ये होगा। इस चीज़ को कांग्रेस ने बहुत बड़े पैमाने पर प्ले किया था, और पूरा चूंकि एक ऑर्गेनाइजेशन था कॉन्ट्रैक्टर का, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन था जिसके सदस्य थे, वो उन्होंने आत्महत्या की थी, इसलिए बड़ा मुद्दा बना। तो उसको फिर से उस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश कर रही वो है कांग्रेस की नीयत। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि कर्नाटक में बुरी तरह से इसका शिकार हुई, ये जो करप्शन का जो आरोप था उसके ऊपर इतनी ज़बरदस्त तरीके से चिपक गया था कि वो एमपी में इससे कोई खतरा उठाना नहीं चाहती, इसलिए एक के बाद एक 41 FIR दर्ज हो गई। तो कमलनाथ और प्रियंका गांधी पे क्यों? क्योंकि इन लोगों ने आरोप लगाया है ना, अब इसी को ग्राउंड बना कर उल्टा हो गया। खैर, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं हुई, आरोप लगाने वाले पर कार्रवाई हो गई ना। लोकसभा में अंत में अभी मानसून सत्र खत्म होते होते बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाइयां हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में IPC, पूर्व CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलने के लेके 3 नए बिल प्रस्तुत किए हैं। इन तीनों बिलों के नाम होंगे क्रमशः IPC का भारतीय न्याय संहिता, CRPC का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट का भारतीय साक्ष्य बिल। तीनों बिलों को संसद की स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है। ये एकदम आखिरी दिन मानसून सत्र के पेश किया गया 11 तारीख को, और सीधे इसको वहां से टेबल करके और सीधे स्टैंडिंग कमेटी को। मजे की बात यह है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 4-4.5 महीने पहले कहा था कि ये रिफॉर्म होने चाहिए, तो सरकार ने उसमें टाइम लिमिट, मतलब कोई समय सीमा निर्धारित ना करने का विरोध किया था, क्योंकि इस पे लंबे विमर्श की आवश्यकता है सबसे। लेकिन 4 महीने बाद ही फटाक से अंत समय में पेश कर दिया। पॉलिसी के लेवल पर जो मसला है, जो इस सरकार की कार्रवाई, उस पर हम आज विस्तार से थोड़ा बात करेंगे। साथ की हेडलाइन और कि इन कानूनों में IPC की धारा 124A भी शामिल है, जिस पर हमने काफ़ी बात किया है, राजद्रोह। आज हम फिर से इस पर बात करेंगे, क्योंकि सरकार का कहना है कि हम सेडिशन खत्म कर रहे हैं, पर जानकारों का मानना है कि केवल नाम जा रहा है, चरित्र नहीं। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने मिंट में एक लेख लिखा, और उस लेख में उन्होंने कहा कि भारत को एक नए संविधान की आवश्यकता है, क्योंकि मौजूदा संविधान आज के भारत की ज़रूरतों के हिसाब से सही नहीं बैठता। हरियाणा में पिछले दिनों हिंसा हुई, वहाँ उस पर बात भी हुई थी, और हिंसा को भड़काने के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले लोगों में से एक बिट्टू बजरंगी को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बिट्टू बजरंगी का असली नाम है राजकुमार, और यह गौ रक्षा बजरंग फोर्स नाम से एक संगठन को चलाता है। नूह में जो हिंसा हुई, उस दिन उसने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जिससे कोई भी समुदाय भड़क जाएगा जब आप उसको सीधे सीधे इस तरह की बातें करेंगे। नूह हिंसा से जुड़ी एक और खबर भी है। नूह हिंसा की जांच जो पैनल कर रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि नफरती भाषा यानी हेट स्पीच किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है और नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट में जो याचिकाकर्ता हैं शाहीन अब्दुल्ला, उनसे न्यायालय ने कहा कि इसको लेकर, नफरती भाषा को लेकर जैसे भी सबूत उन्हें मिलते हैं वो उन सबको इकट्ठा करें, वो जिस भी तरीके के हैं, चाहे वो वीडियो हो, लिखे में हो, ऑडियो हो, रिकॉर्डिंग हो, और उसे राज्य के नोडल अधिकारी को सौंपें। इसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है, हरियाणा में उसके बाद कुछ और भी सभा हुई, लेकिन भाषा का इस्तेमाल रुका नहीं। आखिरी 2 सुर्खियां, इस पर अनमोल की स्टोरी भी है, पंचायत में किस तरह से भाषाओं का इस्तेमाल हुआ। आखिरी 2 सुर्खियां विदेशी मामलों से जुड़ी हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के सेनेटर अनवरुल हक काकर को पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। यह फैसला आने में काफ़ी देर लगी, क्योंकि पाकिस्तान के सैन्य और प्रशासनिक जो धड़े हैं, दोनों के बीच काफ़ी मतभेद अभी भी हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को, जिन्हें श्रोताओं को याद ना हो, 9 अगस्त को भंग कर दिया गया था। इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है कि जिनको बनाया गया, क्या नाम बताया आपने? अनवरुल हक काकर। अनवरुल हक काकर, ये बलूच बलूचिस्तान मतलब वैसे, और ये अपने आप में महत्वपूर्ण एक मैसेजिंग है वहाँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, क्योंकि ज्यादातर डोमिनेंस जो है वो या तो सिंध के लीडर का हो, जो कि पंजाब का ही मेन था, और दूसरा पंजाब, ये 2 इलाके डोमिनेट करते हैं। स्मिता शायद बता पाए, पर जहाँ तक मुझे पता है बलूचिस्तान में जो इमरान खान की पार्टी थी तहरीक तालिबान, तहरीक इंसाफ सिंध, आप वो खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं। अच्छा। केपी के पेशावर।
वो वहाँ पर उनकी सरकार है। मुझे एक्चुअली गलत याद था। सेनेटर देखिए, ये जो अभी केयरटेकर प्रधानमंत्री है ना, ये बहुत क्लियर चॉइस है, आर्मी की ही चॉइस है और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। इनफैक्ट इनके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी। मैंने जब इनका नाम सुना तो जाकर इनका ट्विटर प्रोफाइल चेक किया तो पता चला वो मुझे फॉलो करते हैं ट्विटर पर। अच्छा। लेकिन तो जो केयरटेकर जो एक्चुअली इन्होंने जो कैबिनेट बनाया है उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग नाम इन्होंने शामिल किए हैं। मुर्तजा सोलंकी, वो अच्छे रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, उनको सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया है। जलील अब्बास जिलानी जो अमेरिका में राजदूत थे, जिनका नाम चल रहा था एज अ फ्रंट रनर केयरटेकर पीएम के लिए, उनको विदेश मंत्रालय दिया है। और जो इंटरेस्टिंग बात है कि मशाल मलिक, यासीन मलिक की पत्नी को उनको मंत्री इन्होंने बनाया जा दरअसल रहा है। शामिल किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। तो हमारे तो बीच में एक chances हैं। सेलिब्रिटी हैं जिनको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। यहाँ और कितने लोग हैं जिनको कोई प्रधानमंत्री फॉलो करता है? तो चांसेस है कि अब चुनाव अगर वक्त से ना हो, जो हमेशा पाकिस्तान में संभावनाएं बनी रहती हैं कि आप इस केयरटेकर कैबिनेट को आगे काम करता हुआ देखेंगे। खैर, अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में 2020 के जो राष्ट्रपति चुनाव थे अमेरिका के, उसको लेकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके 18 सहयोगियों, जिनमें न्यूयॉर्क के पुराने मेयर रूडी जुलियानी भी शामिल हैं, उन पर अभियोग अब सिद्ध हो गया है। 2 हफ्ते पहले हमने बताया था अभियोग चलाने की बात हो रही है, वो सिद्ध हो गया है और अब उन पर जॉर्जिया राज्य की ऊपरी अदालत में, उच्च अदालत में आपराधिक मुकदमा चलेगा इन सब पे। और अगर साबित हुआ तो उन्हें लगभग 700 साल की सजा हो सकती है। तो चर्चा को शुरू करते हैं हम। जो पहला विषय है उसके पहले मैं 2 सुर्खियों को जोड़ना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारी जो चर्चा के बातचीत है उसमें ये 2 महत्वपूर्ण विषय हैं। एक तो एक रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक स्टोरी है और स्टोरी बहुत महत्वपूर्ण है आज के मौजूदा समय के हिसाब से कि ये जो कृषि कानून 3 आए, 3 कृषि कानून, और इसके जरिए खेती किसानी को देश में कॉर्पोरेटाइज करने की पहल की सरकार ने, मोदी सरकार ने। उसके पीछे इसमें भूमिका एक एनआरआई की सामने आई है जिनका नाम शरद मराठे है और ये इन्होंने नीति आयोग को एक कॉन्सेप्ट नोट लिख के भेजा था। एनआरआई हैं, विदेश में रहते हैं और वहाँ पर सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं, तो इनका कृषि से कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी फाइंडिंग ये है कि इन्होंने कभी खेती किसानी नहीं की, लेकिन इनके अंदर एक इच्छा और एक विचार के तौर पर ये चीज़ बहुत लंबे समय से थी कि किसानी को अगर कॉर्पोरेटाइज कर दिया जाए तो क्या ही खूबसूरत चीज़ हो जाए। तो ये सोचकर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट नोट पहले प्रधानमंत्री के साथ किसी कार्यक्रम में साझा किया और फिर बाद में उन्होंने नीति आयोग को भेजा और नीति आयोग ने उसको संज्ञान लेते हुए इसको आगे बढ़ाया। और फिर वो जब देश कोविड के उससे जूझ रहा था तो सरकार ने उसी समय एक अध्यादेश के जरिए इसको पार्लियामेंट में अध्यादेश के जरिए इसको पहले कानून बनाने की कोशिश की और फिर बाद में जब अगला संसद का सत्र शुरू हुआ तो उसमें जिस ज़बरदस्ती तरीके से पास कराया गया, लोकसभा छोड़ दीजिए राज्यसभा में, और हरिवंश जी का उसमें खासा किरकिरी हुई जो कि उपसभापति हैं राज्यसभा के, बुलडोजर चलाते हुए एक तरह से पास कराया गया था इस कानून को। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से साल भर के करीब किसान आके दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे, धरना प्रदर्शन हुआ और फिर वो कानून वापस हुआ। वो सारी शुरुआत एक व्यक्ति की सोच से हुई थी और ये महत्वपूर्ण इसलिए है इसके बारे में बात करना क्योंकि हमारी नीतियों को लेकर बात करेंगे। एकदम ऐसा ही एक स्थिति इससे पहले आई थी जब 1000 और 500 के नोटों को बंद करने का फैसला लिया गया था। तब पुणे की एक संस्था है और जिसका नाम है अर्थ क्रांति संस्थान नाम से, जो आर्थिक मामलों पर शोध वोध जैसा कुछ करती है, उसके एक संरक्षक संस्थापक हैं अनिल बोकिल और उनकी प्रधानमंत्री से 8-9 महीने पहले तो साल 2015 में मुलाकात हुई थी और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट नोट पूरा बना कर रखा था कि कैसे 1000 और 500 को नोट अगर बंद कर दिया जाए तो इस देश की सारी समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी। लगभग सारी समस्या जो समाप्त हो जाएगी, यही चीज़ बेची गई नोटबंदी के दौरान। तो नीतियों में को बनाने में और ऐसी नीतियों में जिससे करोड़ों लोगों के हित और निवासियों नागरिकों के हित साझा हैं, उसको बनाने में जो एक किस्म का एडहॉकिज्म है, उस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 10वां भाषण दिया है लाल किले से और उसमें
नवीन, आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना। सबसे पहले मैं पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूँगा। प्रधानमंत्री के भाषण ने आपको कितना इंस्पायर किया? उन्होंने 1000 साल का एक रोड मैप दिया है। अतुल, मुझे तो बहुत मतलब मैं हमेशा ही प्रभावित रहता हूँ प्रधानमंत्री से। और मुझे लगता है कि आदमी का दिमाग दुरुस्त हो या ना हो, शरीर दुरुस्त हो या ना हो, गला बड़ा दुरुस्त होना चाहिए। क्योंकि कब आपको 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बोलना पड़ जाए। और मुझे तो जब वो बोल रहे थे तो ये ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि जब तक कि वो 2024 के नतीजे ना आ जाएं तब तक कहें कि मैं लाल किला छोड़ूंगा ही नहीं। पहले रिजल्ट आए तब मैं लाल किला छोड़ूंगा। तो खैर, कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं की जिसकी हम लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। सबको पता था कि चुनावी भाषण होगा, लेकिन जिस शानदार तरीके से वो देश को बरगलाते हैं, जिस तरीके से वो देश के ज़रूरी मुद्दों से नागरिकों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, वो इससे पहले इस देश के किसी प्रधानमंत्री में ऐसी ढिठाई कभी नहीं थी। वो चाहे नारी सुरक्षा का मामला, आप सोचिए कि इतनी किरकिरी हुई जब आपने 10 सेकंड तक मणिपुर का जिक्र करके आप पार्लियामेंट में घुस गए और इसके बाद अविश्वास का प्रस्ताव लाना पड़ा ताकि आप मणिपुर पर बोले, फिर वहां 3 मिनट बोलकर घुस जाते, फिर जब लाल किले से बोलते हैं तो उसको महाराष्ट्र से जोड़ देते हैं। इसका मतलब यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री ना आप बेरोजगारी का जिक्र करते हैं, ना आप महंगाई का जिक्र करते हैं, ना आप भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं, ना आप कॉर्पोरेट करप्शन का जिक्र करते हैं। आपके हजारों हजार करोड़ रुपए लेकर भगोड़े भाग गए और आप लफाजी कर रहे हो कि 1000 साल बाद आपको इतिहास याद रखेगा। तो प्रधानमंत्री का पूरा भाषण जो है वो भारत की जनता से, भारत के लोगों से और संविधान की शपथ लेकर ली गई जिम्मेदारियों से एक भागते हुए नेता का बयान था। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसको अपनी किसी जिम्मेदारी से कोई लेना देना नहीं है सिवाय भाषण देने के। ठीक बात। तो इसमें जो चीज़ पकड़ में आई, एक तो प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान की उन्होंने जिस एक चीज़ के इर्द गिर्द में बातचीत का सिरा थोड़ा खोलना चाह रहा हूँ, उन्होंने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, ये 3 बिंदु बताए, जिसकी वजह से उनका कहना था कि इन 3 बिंदुओं के आधार पर पूरे विपक्ष को खारिज कर दिया जाना चाहिए और उसे किसी भी तरह से लोग, जनता ना वोट दे ना समर्थन दे किसी तरह का। ये ऐसे 3 बिंदु हैं। भ्रष्टाचार की बात करें बाद में। भ्रष्टाचार क्योंकि एक ऐसा वेग सा टर्म है कि आप उसमें इतना, आप किसी भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार को कैसे देखते हैं, मोरल भ्रष्टाचार को कैसे देखते हैं, वो एक चीज़ है। मैं इसमें इसका जो एक बिंदु है तुष्टीकरण, मैं उस पर थोड़ा विस्तार से बातचीत करना चाहता हूँ। अस्मिता, तुष्टीकरण की जब बात आती है, एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात में महारत हासिल है कि राष्ट्र जैसी कोई चीज़ है तो वो पार्टी और राष्ट्र एक हो जाता है, पार्टी और राष्ट्र और नेता एक हो जाते हैं कि मोदी राष्ट्र है, राष्ट्र ही मोदी है टाइप। ये उनकी एक सफलता है इस चीज़ को करने में। उसी तरह से तुष्टीकरण जो शब्द है, तुष्टीकरण को ऐसा कर दिया गया है कि लोगों के दिमाग में ये चीज़ घुसी हुई कि तुष्टीकरण सिर्फ मुसलमान का होता है, मुसलमान ही तुष्टीकरण है। अब तुष्टीकरण की जो बात इतने दिनों से बेची जा रही है, ये जो फर्रा घिसा जा रहा है, इसमें एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ कि तुष्टीकरण क्या सिर्फ मुसलमानों का होता है? पिछले 10 सालों में जितनी नीतियाँ बनी हैं, जितने फैसले हुए हैं, उनमें क्या हिंदुओं के लिए जो चीज़ या हिंदुओं को लक्षित केंद्रित करके जो चीज़ें की गई हैं वो तुष्टीकरण नहीं है? वो तुष्टीकरण के दायरे में नहीं आता है? तुष्टीकरण क्या सिर्फ एक ही साइड का होता है? भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो तुष्टीकरण से अलग कोई भी दायरा आता है क्या? देखिए अतुल, इसमें मुझे लगता है कि हालांकि ये तो बहुत सोशल कॉन्टेक्स्ट वाले सवाल हैं। जो सबसे जरूरी बात है यहाँ कि निश्चित रूप से जिसे हम कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, एक पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म देखने को जो मिलती है। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, देखिए ये लगातार जिसे कहते हैं ना कि इफ यू टेल अ लाई कन्विंसिंगली अगेन एंड अगेन रिपीटेडली, इट साउंड्स लाइक द ट्रूथ। तो ये तो आपकी प्रोपेगेंडा और नैरेटिव्स के पीछे कि ये सारी पूरे मामले हैं और बिंदु हैं जिसमें आपने तमाम तरीके के जो हैं आपने इल्यूजन्स परपेचुएट किए हुए हैं, आपने ये खबरों को फैलाया हुआ है। एक तो लोगों का ये कहना कि हिंदू खतरे में है, ये अपने आप में इतनी बड़ी एक मिथ्या वाली बात है। आप पॉपुलेशन चार्ट में आपने ये फैलाया हुआ है, आपने लोगों को भ्रमित कर रखा है कि सिर्फ मुसलमान ही हैं जिनकी जनसंख्या देश में बढ़े जा रहे हैं, जबकि आप पॉपुलेशन चार्ट्स को देख लिए, एविडेंस को देख लिए, तो ये सारी जो है बातें गलत हो जाती हैं। लेकिन दुख भरी बात यह है कि लोग व्हाट्सएप में पढ़कर ही जो है खुश हो जाते हैं, कोई एविडेंस बैक्ड जो है डेटा पढ़ने की कोशिश नहीं करता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पढ़ते हैं आज की तारीख में। और तुष्टीकरण के पीछे ये जो नैरेटिव है, मुझे लगता है देखिए इसमें ये फ्रेमिंग
ये इस हिसाब से है कि आप जब हिंदुओं की बात करते हैं, तो उनको आप जो भी दे रहे हैं वो तो उनका हक है, वो उनका अधिकार है, क्योंकि ये बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र है। और मुसलमान जिनको इस देश में, या जो अल्पसंख्यक है जिनको इस देश में सेकंड क्लास सिटीजन्स की दर्जा देने की कोशिश की जा रही है, उनको अगर आप कुछ देते हैं तो फिर वो तुष्टीकरण है। तो इस तरह की ये जो बाइनरी क्रिएट करने की बात हो रही है कि भाई आपको जो हम दे रहे हैं क्योंकि आप एक बहुसंख्यक धार्मिक आप समुदाय का हिस्सा हैं, तो ये तो आपका बिल्कुल हक बनता है, ये अधिकार बनता है, यहाँ तुष्टीकरण का सवाल नहीं होता है। तो निश्चित रूप से राजनीति में इस तरह के जो मल्टी लेयर्ड कॉन्टेक्स्ट को बुना जाता है, और इस सरकार की प्रोपेगेंडा मशीनरी तो खैर अपने आप में बहुत दमदार है, जो पिछले हम लगातार वक्त से देख भी रहे हैं। लेकिन जो ये हम जिस भाषण की बात कर रहे हैं अतुल, इसमें दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो वो घरेलू चुनाव के मद्देनजर तो निश्चित रूप से तमाम बातें कर ही रहे थे। मोदी जी की सारी जो भाषण होती हैं वो चुनावी और सियासी ही होती हैं, गैर सियासी तो कोई भाषण होती नहीं है जो स्टेट्समैन टाइप या विजनरी टाइप हो। वो क्लाइमेट क्राइसिस की बात करते हैं तो वो भी पासिंग रेफरेंस होता है कि हिमाचल में बाढ़ आ गए। मणिपुर की बात करते हैं तो वो भी पासिंग रेफरेंस है। वो विजनरी नहीं है कि एक स्टेट्समैन के तौर पर जो है आप अपील कर रहे हैं लोगों से, आप उनको पूरी तरह से आश्वस्त कर रहे हैं। दूसरी बात है G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है अगले कुछ दिनों में नई दिल्ली में, 9 और 10 सितंबर की तारीखें हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी जो है उन्होंने जो मैसेजिंग की है लगातार, और 2049 का जो जिक्र है, मास्टर प्लान ऑफ 2049, देखिए शी जिनपिंग की भी अपनी दरअसल मोदी जी 2047 की बात कर रहे हैं। अगर आप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को देखें, चीन का भी अपना प्लान है 2049 का। 2049 में जब सेंटेनरी ईयर होगा फॉर्मेशन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का, तो इस तरह के जब आप इतने लंबे वक्त का एक मास्टर प्लान बनाते हैं, आप 1000 सालों के बाद जज किए जाने की बात करते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि आपकी जो है वो आप सिर्फ अगले चुनावों तक नहीं देख रहे हैं। ये जो पूरी तरीके से एक लोकतंत्र में अथॉरिटेरियन रूट्स को डीप करने वाली बात होती है, उस नजरिए के साथ भी आप अपने इस भाषण को सामने रख रहे हैं। ठीक बात है। शार्दुल, भाषणों में पसंद करने को आमतौर पे कुछ होता नहीं, कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। पर ये तो मैं ज़रूर कहूँगा, मोदी जी की, नरेंद्र भाई की अब स्पीच बोरिंग हो गई है, मजा नहीं आ रहा। बासी हो गई है। अब वो वाक चातुर्य नहीं रहा जो 10 साल पहले रखता था। और नहीं, उसमें- 10 साल उसमें- पहले वाला शायद ये था कि कोई बर्डन नहीं था, अब 10 साल का नहीं, उम्र परफॉर्मेंस के दिखने वजह से लगी burden है, अब उम्र दिखने लगी है। दूसरा बहुत रेपिटेशन है, एक ही बात बार बार करते रहते हैं। तुष्टीकरण की जो बात आपने की, तो देखिए तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, बात सब राजी हैं इस पे। लेकिन अगर आप केवल मुंह से बोल नहीं रहे, और इसमें मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा तो आपको मेरा पॉइंट समझ आएगा। जो परिवारवाद उन्होंने कहा कि ये मेरा पूरा परिवार है, जनता। लोगों को अगर याद हो, जब हम संघ पर, आरएसएस पर बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था ये जो परिवार बताने का चक्कर है ना, ये बहुत गड़बड़ है। क्योंकि भारतीय समाज में परिवार का जो मुखिया है वो अकाउंटेबल नहीं होता। भाई आप हमारे परिवार नहीं है यार, मेरे घर में है मेरे ताऊ जी, तुम काम कर अपना, ना प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये जो परिवार का फंडा है, तो सवाल पूछने पे जो उन्हें दिक्कत है, किसी भी फोरम में, संसद का जिक्र अभी नवीन ने किया, वहां भी वो जवाब देने से कितना कतरा रहे थे, जो उनसे सवाल पूछे जा रहे थे उस पर कितना कतरा रहे थे। जो ये सारी बातें उन्होंने की, सबसे पहले तो एक बड़ा साधारण सा स्वाभाविक सा सवाल उठता है, भाई 10 साल से आप क्या कर रहे थे अगर अभी भी ये चीज़ें बची हुई हैं। और भ्रष्टाचारी आज की डेट में जो भी ईमानदारी से समाचार देखता है, वो ये जानता है कि दूसरी पार्टी का भ्रष्टाचारी पार्टी बदलते ही ठीक हो जाता है। और ये बात हर कोई मानने को तैयार है, ये बात भाजपा के लोग भी मानते हैं। नहीं, एक चीज में शार्दुल, एक तो ये है कि नेताओं के मुंह से दो तरह की बातें सुनना, परस्पर विरोधी बातें सुनना एक सामान्य बात है। लेकिन एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के पद पर है, उस पद पर बैठा आदमी एक हफ्ते पहले कहता है कि ये 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोपी है और भ्रष्टाचारी है, और एक हफ्ते के बाद उस आदमी को वो कहता है कि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाइए महाराष्ट्र के और हमारे साथ शामिल हो जाइए, और फिर एक हफ्ते के बाद कहता है कि मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई अभियान चला रहा हूं। इस लेवल की जो, इस स्तर का जो हिपोक्रेसी है, पाखंड है, इसको कैसे मतलब लोगों के जहन में, क्योंकि फिर अगर लोग इस चीज, तीनों स्थितियों को एक साथ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सोख पा रहे हैं और उसको पचा पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर कोई चमत्कारिक प्रतिभा है। देखिए, त्रिआयामी चीज है, प्रतिभा चमत्कारिक नहीं होती। प्रतिभा को समय के साथ छीलना पड़ता है, उसको लगातार धारदार बनाना पड़ता है। प्रधानमंत्री
या प्रधानमंत्री ना कहें, इस सरकार में जो कमियां हैं, कमियां हर सरकार में होती हैं, उसको जनता तक ना पहुंचने के पीछे मीडिया बहुत बड़ा है, क्योंकि मीडिया कंट्रोल में है। मीडिया आप तक सही जानकारी नहीं पहुंचा रहा। आज की डेट में आप नॉर्मल बात करिए लोगों से। मेरी कल बात हो रही थी एक से, मैं बाहर गया था तो व्यक्ति कह रहा था देखिए वल्चर जर्नलिज्म चल गया है। मैंने उससे पूछा, हम इंतज़ार कर रहे थे अपॉइंटमेंट का, कि भाई वल्चर जर्नलिज्म है क्या? कहीं अगर दुर्घटना हुई है तो उसको रिपोर्ट करना, आप उसे गिद्ध पत्रकारिता कैसे कह रहे हैं? पत्रकार की जिम्मेदारी है कि वो उसे सही सही बताए, अपना ओपिनियन ना डाले, चाहे वो किसी का भी सपोर्टर हो। उस खबर को वो ईमानदारी से दिखाए, ये कहाँ हो रहा है। तो खैर वो मान गया, पर ये जो दिक्कत है हमारे समाज की कि भाई आप किसी को भी सपोर्ट करते हो लेकिन आप अपना पत्रकारिता का काम ईमानदारी से करें, रुक गया तो जनता तक चीज़ें पहुंच नहीं रही। दूसरी चीज़, जब भी ये इंसानी फितरत है, जब भी हम कमी में होंगे, चाहे आर्थिक परेशानी में होंगे, जीवन में हमारे परेशानियां होंगी, बहुत आसान होता है उसका एक आसान जवाब ढूंढना, किसी को ब्लेम कर देना, मन को शांति मिल जाती है। इलाज नहीं होता, क्योंकि इलाज के लिए आपको स्वाध्याय करना पड़ता है, आपको क्रिटिकली सोचना पड़ता है, आपको और वो कभी आसान नहीं होता इलाज। आप देखिए आसान रास्ता हमेशा गड़बड़ भरा होता है। तो ये दोनों चीज़ें, और तीसरा जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो अपना एक ही बात दोहराते रहते हैं। स्मिता ने जैसे कहा, एक ही बात दोहराते रहते हैं। और दूसरी बात क्या है ना, हिस्टोरिकल मेमोरी भारतीय समाज की है, और जब भी कोई समाज में पिछड़ा हुआ होगा किसी भी स्तर पर, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो, बीमारियां हो, उसको अगर आप कोई सामने से पेंट करेंगे और उसको कहेंगे नहीं गलती आपकी नहीं है या आपका दुर्भाग्य नहीं है, किसी और की गलती है और इसको हटाने से तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, तो लोग बहुत आसान जवाब ढूंढते हैं। ये चल रहा है लगातार। तो ये वही बात हुई कि प्रधानमंत्री ने अब तक 3 बार नई वाली पार्लियामेंट से रिलेटेड इवेंट आयोजित कर लिए हैं और अभी भी पार्लियामेंट का सत्र आयोजित नए वाले भवन में नहीं हुआ है। तो ये तो उनकी आदत है। अवधेश, प्रधानमंत्री के भाषण पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, और फिर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी का जो भाषण था उसमें जो, तो पहली बात तो पूरा घिसा पिटा जो पहले बातें वो दोहराते थे हमेशा वही, और बहुत ही घमंडिया भाषण था। वो घमंडिया आजकल जो है अपोजिशन का जो एक सारी पार्टियां जुड़ी उनको कह के संबोधित करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना घमंडिया भाषण था ये, जहाँ जब वो ये कहते हैं कि अगली बार भी प्राची से जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में या तो विश्वास नहीं रखते। उनको पता है कि जब कोई प्रधानमंत्री चुना जाता है तो पूरा वोटिंग का सिस्टम है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारी देश की जनता पीएम बना के लोगों को चुनती है और तब वो जाके पीएम बनता है, लेकिन उनको लगता है उस पर विश्वास ही नहीं है जब वो ऐसे कहते हैं। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की वो बात कर रहे हैं, कैसे जो है 18 करोड़ का जो टेंडर दिया गया था सड़क बनाने के लिए वो 250 करोड़ में तब्दील हो जाता है, वो उस पर बिल्कुल बात नहीं करते। ये कैग की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें कुछ हाईवेज प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें 18 करोड़ रुपए की लागत का टेंडर था और उसको बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए उसकी लागत का कर दिया गया। प्रोसेस को कैसे इसमें दरकिनार कर गया, और कुछ अब ऐसे लोगों को अनड्यू एडवांटेज, मतलब कि जानबूझकर फ़ायदा पहुंचाया गया, ऐसा कैग की रिपोर्ट में निकल कर आया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है अवधेश, क्योंकि कैग की एक रिपोर्ट के आधार पर इस देश में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला और एक सरकार बदल गई, और इस समय कैग की एक और रिपोर्ट आई है जिसमें इस तरह के तमाम गड़बड़ियों, भ्रष्टाचारों के सबूत है। लेकिन कैग की रिपोर्ट फिलहाल कोई अभियान नहीं है यहाँ पर, देश में कोई चर्चा नहीं, मीडिया की खबर नहीं है। मैं स्टूडेंट था जब मैं पढ़ाई कर रहा था, अब से 10 साल पहले, जब यूपी की गवर्नमेंट थी, मतलब हर दूसरे दिन कैग का कुछ ना कुछ आता था, मतलब जुबान पे कैग 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 रटा हुआ था लोगों के। आज देखिए कितने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को दिखाने की कोशिश करी है, या जो इस 10 साल में जो लोग जो थोड़ा पढ़ने लिखने की समझ जिनकी बड़ी, और कैग के बारे में नहीं जानते हैं वो लोग। वो कहते हैं कैग है क्या, कैग का नामो निशान खत्म हो गया कैग का। तो इसके अलावा परिवारवाद की जैसे वो बात कर रहे थे, तो नीरज शेखर कुछ दिन पहले जो पार्लियामेंट चल रहा था, सदन में गांधी जी की मूर्ति के बाहर जो है सामने वो एक तख्ती लेके खड़े हुए थे, परिवार से उनको छुटकारा चाहिए, लेकिन वो उनको नहीं पता उनके पिताजी क्या रहे हैं, उनके बेटे वो तख्ती लेके खड़े हुए थे। इसके अलावा इतने सारे नेता जो मतलब उनके अपने बेटों को सेट करने में लगे हैं और बार बार वो यही कह रहे हैं कि परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार की वो बात करें, कभी दलितों पे बात नहीं करते वो भाषण में अपने, कभी अल्पसंख्यकों की बात नहीं करते, देश की व्यवस्था कैसी है उस पर कभी बात नहीं करते, महंगाई कितनी बढ़ रही है कभी उस पर बात नहीं करते, टमाटर कितना महंगा हो गया कभी इस पर बात नहीं करते, पेट्रोल पे कभी बात नहीं करते। वो वही पुराना घिसा पटा और मतलब लोगों को तुष्टीकरण
कि नज़रिए से कैसे लोगों को इधर लाना है, भुनाना है, विपक्ष को कैसे टारगेट करना है, इनके कुछ 4-5 मुद्दे हैं उनके हिंदू वो कर ही रहे हैं। खैर एक चीज़ है, लेकिन ये जो जुमले हैं, जो पूरी तरह से जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि कैसे तुष्टीकरण सिर्फ मुसलमानों का हो सकता है, ये नैरेटिव बिल्ड करने की ज़रूरत दूसरे पक्ष को भी है, विपक्ष को भी है, कि आप जो कर रहे हैं दरअसल वो भी रिवर्स अपीजमेंट ही है और उसके अपने नुकसान, अपने उसकी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। इसको अगर आप लगातार करते रहेंगे और इसको बढ़ाते रहेंगे तो इससे कोई आदर्श स्थिति या कोई बढ़िया समाज नहीं बनने जा रहा है। इसमें अंततः जाकर वही फॉल्ट लाइंस बड़ी हो रही हैं, जिसमें लोग टकराएंगे आपस में, नफरतें बढ़ेंगी, ये सारी चीज़ें हो रही है आपकी पॉलिसी में। इस चीज़ को अच्छे से आर्टिकुलेट तरीके से पहुंचाने की, मैसेजिंग करने की पूरी क्षमता नदारद दिखती है। वीडियो का हिस्सा हम यहीं पर रोकेंगे इस पॉडकास्ट का। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अपना पॉडकास्ट सुनते हैं, चर्चा सुनते हैं, वहां पर आप इसके बाकी हिस्से को सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।